हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का विद अदीप एडवर्ड्स पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। दोस्तों, आज से हमारे पठन पाठन का सिलसिला शुरू होता है। दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। वैसे तो मैं सोच रहा था कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से शुरू किया जाए, पर क्या हुआ कि कुछ एक दोस्तों के मैसेज आए कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से शुरू करने के बजाय अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करोगे तो हमें थोड़ा आसानी रहेगी हर चीज़ समझने में। तो दोस्तों, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, हमने पिछली अपनी जो क्लास थी उसमें देखा था कि सबसे पहले हमने देखी थी कि इतिहास की डेफिनेशन, एक छोटी सी डेफिनेशन देखी थी कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो दोस्तों, आज हम वर्तमान पक्ष में रहते हुए अतीत का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ी सी इमेजिनेशन करनी पड़ेगी कि मानव सभ्यता के विकास की प्रक्रिया थी वो किस हिसाब से रही होगी। हल्का हल्का मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा अतीत के इतिहास में, तो आप देखना, आप खुद से भी इमेजिन करना कि क्या रहा होगा। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बता दिया जाए, आप लोगों को पूरी तरह से समझा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास को हमने शुरू में जो पिछली क्लास थी उसमें डिवाइड किया था कि प्राचीन भारत के इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो इन तीनों का विभाजन का जो हमने आधार लिया था वो था लिपि। लिपि के आधार पर हमने इन तीनों को विभाजित किया था। प्रागैतिहासिक काल, जिसमें कोई लिपि नहीं मिलती। आधे ऐतिहासिक काल, जिसमें लिपि तो मिलती है किंतु उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल, जिसमें लिपि भी मिलती है, प्रमाण भी मिलते हैं और हम उसको पढ़ भी पाए हैं। तो दोस्तों, आज हमारी जो शुरुआत वाली क्लास रहने वाली है वो रहेगी प्रागैतिहासिक काल के ऊपर। वैसे तो ये छोटा ही टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी काफ़ी कम बनते हैं, बट हमें इतिहास समझने के लिए सबसे पहली चीज़ यही है कि जो इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, जहाँ से मानव इतिहास की जो सभ्यता है उसके जो हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, उसकी जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम प्रागैतिहासिक काल से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। दोस्तों, आरंभ से लेकर और 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको पुरापाषाण काल के तहत रखा गया है। कहीं कहीं पर ये 12,000 ईसा पूर्व तक भी हो जाता है, क्योंकि 12,000 से फिर मध्यपाषाण काल में इसको 12,000 से 10,000 तक भी बोल दिया जाता है, किंतु हम अपने स्टैंडर्ड बुक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसको 10,000 ईसा पूर्व तक रखा गया है। मध्यपाषाण काल है, उसको 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक रखा गया है। और जो नवपाषाण काल है इसको 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक रखा गया है। दोस्तों, ये जो डेट्स वगैरह जो मैंने बताई है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार टाइमलाइन पता चल जाए कि हम कौन से टाइम पीरियड का इतिहास पढ़ने वाले हैं। हम लगभग ये जो 3,000 ईसा पूर्व तक का इतिहास है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक 20 या 25 मिनट के लेक्चर में हम लगभग 1 लाख साल का इतिहास पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वैसे तो ये अपने आप में ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है, बट कोई नहीं, हम अपना इस डिफ़िकल्ट टास्क को भी पूरा करते हुए चलेंगे। जैसे पुरापाषाण काल, इसमें निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, इसको पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये एक मानव विकास की यात्रा थी, मतलब उसकी सभ्यता की भी लगा लो। जैसे एक मैं स्लाइड दिखाना चाहूँगा, जैसे मानव विकास का क्रम, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, पिथिकैंथ्रोपस, निएंडरथाल, क्रोमेगन, होमो सैपियंस। एक और स्लाइड पर ध्यान देना, जैसे मानव उत्पत्ति और जो उसका विकास है वो इस चरण में हुआ है। जो स्टार्टिंग का जो दिख रहा है उसका साइज़ भी छोटा है, उसका जो बैंड होने का तरीका है वो भी बहुत ज़्यादा बैंड हो रखा है, यानी कि वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। यानी कि जो मानव के विकास का क्रम है वो यहाँ से शुरू होकर जो आज हम वर्तमान में मनुष्य आधुनिक मानव को देखते हैं, होमो सैपियंस,
तो उसकी जो जर्नी रही है वो सारी वो हम इधर देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में, वो भी पूरा मेनली पूरा पाषाण काल में, क्योंकि उच्च पूरा पाषाण काल आते आते लगभग आधुनिक मानव का विकास हो चुका था। धीरे धीरे सभ्यता में विकास होता गया। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार उस मानव ने अपनी सभ्यता को और विकसित किया। जैसे उच्च पूरा पाषाण के बाद में मध्य पाषाण काल आएगा और नव पाषाण काल आएगा। दोस्तों सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते चलेंगे। पूरा पाषाण काल, सबसे पहले पूरा पाषाण काल की विशेषता देखते हैं। दोस्तों अभी मैं छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल की जो विशेषता है उस पर एक बार निगाह डालते हैं कि जैसे इस टाइम पीरियड पे जो मनुष्य था या मानव था, उसने पत्थरों के उपकरण और हथियार बनाए। अब एक स्टोरी देखते हैं। जैसे मानव का विकास हो रहा है, जो हमने पिछली एक ये देखी थी, इस स्लाइड में हमने देखा था कि जो ये मानव है सबसे जो स्टार्टिंग में, अब ये इतना शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग तो है नहीं कि ये जो बड़े बड़े जानवर थे, शेर, चीता, हाथी, इस टाइप के जो जानवर थे उनसे मुकाबला कर सके। तो इसने क्या किया, इसने अपना मुकाबला करने के लिए, ना इसको इतना ज्ञान था कि ये औजार वगैरह जो आज के दिन जिस प्रकार के हम औजार देखते हैं उस प्रकार के औजार उसी टाइम पे ही बना पाता, क्योंकि समझ विकसित होने में टाइम तो लगता ही है। अब हुआ ये कि इसके पास में जितने भी समझ थे उसने अपने समझ के हिसाब से पत्थरों के उपकरण बनाने शुरू किए। जैसे एक नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा पत्थरों के उपकरण, जिस प्रकार के इन्होंने पत्थर बनाए। जैसे एक ये पत्थर ले लिया, इसको हल्का सा धार वगैरह लगा के नुकीला बना लिया। नुकीला बनाने के लिए कभी पत्थरों का यूज कर रहा है, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर कसकर, या लकड़ी का यूज कर रहा है। इस प्रकार से इस स्लाइड में दिख रहा है कि जैसे मनुष्य जो आदि मानव था वो कैसे पत्थरों का प्रयोग करते हुए नुकीले पत्थर बना रहा है, यानी कि अपने हथियार के लिए, कि अपनी आत्मरक्षा के लिए, साथ साथ अपने खाने के लिए, जैसे कंदमूल वगैरह करने के लिए, या फिर छोटे जानवर वगैरह को मारने के लिए, यानी कि इन हथियारों का यूज कर रहा है। यानी कि जो मानव, स्टार्टिंग का जो मानव था, उसके जीवन में इतनी चुनौतियाँ थी कि उस चुनौतियों से लड़ना ही उसके लिए सबसे सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी, वो चुनौतियों से बाहर निकलना था। तो उसके लिए वो सबसे पहले पत्थरों के उपकरण और हथियार बना रहा है। जो ये हथियार बना रहा है, जो बेडोल है, मतलब कि जिनका कोई एक शेप, निर्धारित शेप नहीं है, इन्हीं पत्थरों को करोड़ उपकरण कहा गया। यानी कि बड़े बड़े पत्थर हैं जो बेडोल हैं, उनको हम करोड़ उपकरण बोल रहे हैं। यानी कि अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे कि पूरा पाषाण काल में जिन पत्थरों का उपयोग किया गया उनको क्या कहा जाता है, उनको करोड़ उपकरण कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि बड़े बड़े पत्थर होते थे, उन्हीं को ही शेप दे रहा था। वो शेप आज जो हम देखते हैं कि इतनी तकनीक वगैरह होने के बाद में, उस टाइप की कोई तकनीक थी नहीं, तो वो जो भी उसके पास में उसको शेप देने के लिए मिलता था, उसी से वो उसको शेप दे रहा था, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों का यूज कर रहा था। उस टाइम पे जो बनाए गए हथियार थे वो थी कुल्हाड़ी, चॉपर चॉपिंग यानी कि गड़ासा एवं खंडक। लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। लगभग हर एग्जाम का मतलब जो भी एजेंसी, चाहे एसएससी हो, पीसीएस हो या यूपीएससी हो, इनके ऊपर लगभग क्वेश्चन पूछ लेती है। चाहे 1 साल बाद पूछो, चाहे 2 साल बाद पूछो, तो क्वेश्चन बनेगा वो इधर से बनेगा, या तो बनेगा करोड़ उपकरण से, या फिर बनेगा हैंडेक्स या कुल्हाड़ी वगैरह जो बनाई गई थी वो कब बनाई, मतलब कि कौन से टाइम पीरियड पे बनाई जा रही है, तो ऊपर शॉपिंग के बारे में, इनके बारे में क्वेश्चन बनता है। तो हमें ये पता होना चाहिए जो स्टार्टिंग का जो मनुष्य था, जो पूरा पाषाण काल, एक बार याद रख लेना दोस्तों, पूरा पाषाण काल ये हो रहा है। पूरा पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि ये युग चल रहा है पत्थरों का युग, जिसमें मनुष्य अपना जो भी टूल्स यूज कर रहा है वो पत्थरों से निर्मित है। उसके बाद में जैसे हमने ये वाली स्लाइड देख ली, अब जो हम देखेंगे कि जैसे पूरा पाषाण काल जो हमने पढ़ लिया, तो इसमें जो भारत के संदर्भ में देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पूरा पाषाण काल के हमें कहाँ कहाँ साक्ष्य मिलते हैं, या फिर कहाँ कहाँ जो ये सभ्यता विकसित हो रही थी पूरा पाषाण कालीन, ये कहाँ कहाँ। जैसे सोहन घाटी है, सोहन घाटी कहाँ पड़ती है, पाकिस्तान। दोस्तों ये जो स्लाइड जो मैंने अभी जो ये मैप बनाया है, यूट्यूब पर मेरे हिसाब से इस हिसाब से कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, या यूट्यूब को छोड़ दे, पूरे पेड कोर्स में भी जीएस लेवल पर कोई नहीं पढ़ा रहा कि आपको मैप के थ्रू समझा भी दी जाए कि लोकेशन कहाँ है। हम लोकेशन को देखते हुए चलेंगे कि कौन सी लोकेशन कहाँ है, कौन से स्थल कौन से काल में आते हैं, किस स्थल की क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ हम देखते हुए चलेंगे। जैसे सोहन घाटी निम्न पूरा पाषाण काल स्थल रहा है सोहन घाटी। कभी बाई चांस कभी ऑप्शन में आ जाए सोहन घाटी, और कोई क्वेश्चन पूछ रखा हो किसी और के बारे में, चाहे वो जगह हो मध्य प्रदेश के आसपास की, और सोहन घाटी आ गया ऑप्शन में, तो हम कम से कम एलिमिनेट तो कर पाएंगे कि हाँ सोहन घाटी तो हमने पाकिस्तान में पढ़ी थी, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। दोस्तों यही इसका मोटिव है कि मैपिंग से हम ये वाला जो पूरा प्राचीन भारत का इतिहास है वो पूरा सेक्शन हम
मैपिंग के थ्रू पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे सोहन घाटी के बारे में हो गया। फिर एक जो बेलन घाटी है, जो यूपी और बिहार का जो इलाका है, यूपी के पास और बिहार के जो बॉर्डर के आसपास का जो इलाका है, वो बेलन घाटी या बोलन घाटी भी बोल देते हैं। फिर मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा। दोस्तों यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में भी शामिल है भीमबेटका की गुफा। ये पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पर जो चित्रकारी मिली है वो मध्य पाषाण काल के आसपास की बताई जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है भीमबेटका। इसकी एक स्लाइड में एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि ये रही जो इनकी चित्रकारी थी, कि जो स्टार्टिंग में मनुष्य था उसकी जो चित्रकारी जिस हिसाब से, यानी कि वो जो उसकी संस्कृति में मतलब विकास हो रहा था, जो सभ्यता में विकास हो रहा था, तो जो भी अपने समझ से जो वो बना पाया वो उसने यहाँ पर चित्रित कर दिया। जैसे उसको रंगों का भी ज्ञान हो गया था। ये जैसे रेड कलर का उसने पूरा चित्र बना रखा है। इसी प्रकार से ये देखें कि जैसे एक किसी जानवर का चित्र बना दिया, फिर मनुष्य का चित्र बना रहे हैं, फिर हाथ में टूल्स वगैरह पकड़ रखे हैं, धनुष बाण जैसा दिखा रखा है। इधर फिर एक पशु की और पशु के ऊपर खुद बैठे हुए, यानी कि ये हमें उस टाइम की जो सभ्यता है उसके बारे में हमें बतलाती है। ये जो फोटो है हमें उसके बारे में परिचित करवाती है। जैसे भीमबेटका गुफा, दोस्तों ये याद रख लेना, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में भी लगभग सेंटर के आसपास में याद रख। फिर एक जगह आती है नेवासा। इसको आगे फिर पढ़ेंगे एक बार। नेवासा, जब दैमाबाद नेवासा वगैरह जब नवपाषाणकालीन स्थल पढ़ेंगे तो सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, तब उस टाइम पे देख लेंगे नेवासा कहाँ है। फिर फिर एक जगह आती है पलवरम तमिलनाडु के एरिया मतलब कि क्षेत्र में पड़ती है, पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की, यानी कि यहाँ से पलवरम तमिलनाडु के एरिया में पड़ती है। पलवरम जो जगह है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ती है। यहाँ से पूरा पाषाण काल से संबंधित जो औजार वगैरह हैं वो प्राप्त हुए हैं। और जो इसको, यानी कि जिसने इसकी खोज की, उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। याद कर लेना, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है तो इसका नाम एक बार देख लेना, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। कि ये जो पूरा पाषाणकालीन या मध्य पाषाणकालीन या नवपाषाणकालीन जो स्थल है उसकी खोज में इसका नाम आ जाता है कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने कोई खोज की थी। जो ये पलवरम है, इसको मद्रास संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली जो स्थल है उसकी भी संज्ञा दी जाती है। मद्रास संस्कृति मद्रास संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों अभी जैसे हमने ये पूरा देख लिया, ये वाली स्लाइड हमने देख ली, अब हम देख लेते हैं एक बार मध्य पाषाण काल। जैसे दोस्तों अभी हम देख रहे थे कि जो पूरा पाषाण काल है उसमें मनुष्य बड़े बड़े हथियारों से अपने टूल्स बना रहा था, लेकिन धीरे धीरे विकास का क्रम बढ़ता जा रहा है। सभ्यता में उसकी जो सभ्यता है वो विकसित होती जा रही है। तो अपने उसकी जो ज्ञान जो वृद्धि हो रही है, उसी से जो बड़े बड़े पत्थर हैं अब वो उसको छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि छोटे छोटे पत्थरों से उपकरण बना रहा है। जो ये छोटे छोटे पत्थरों से जो उपकरण बना रहा है इनको सल्क या माइक्रोलिथ भी कहा गया है। सल्क उपकरणों की प्रधानता मिलती है, यानी कि माइक्रोलिथ लघु पाषाण छोटे। अब हो क्या रहा है कि जैसे कोई बड़ा पत्थर है, इसको पहले तोड़ दिया गया, जैसे 2-3 भागों में तोड़ दिया। अब जो ये छोटा पीस निकल के आया, अब इस छोटे पीस को भी जो उस टाइम जो मानव था उसने इसको और तराश के बिल्कुल ऐसे नुकीले टाइप में बना दिया, यानी कि छोटे छोटे पत्थर और वो भी नुकीले, इस तरीके के पत्थर बनाए जा रहे थे। अब इन पत्थरों से हो क्या रहा है कि वो अगर इन पत्थरों को, जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है, गुलेल में डाल के या जो भी उसके पास में उस टाइम पे जो हथियार या कुछ भी ऐसा रहा होगा, या हाथ से ही उसने पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया। साथ में कोई नदी बह रही है, नदी में जैसे कोई मछली है, उसने मछली को मारने के लिए इन पत्थरों का यूज़ किया, यानी कि छोटे पशु पक्षियों का शिकार करना शुरू कर रहा है। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हो रहा है। प्रक्षेपास्त्र तकनीक यानी कि जो उसके द्वारा कि किस एंगल पर फेंका जाए, कि कोई पत्थर किस एंगल पर फेंका जाए कि उड़ते हुए पक्षी को भी मार दिया जाए, प्रक्षेपास्त्र तकनीक होती है। जैसे ये विज्ञान के टर्म है। साथ में पशुपालन करने लगा। हाँ दोस्तों, ये और इम्पोर्टेंट है कि ये और जर्नी बता देता हूँ। जैसे जो पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य रहा वो एक शिकारी जीवन जी रहा था। शिकारी जीवन यानी कि उसके पास में पशु पालने की या कृषि करने की अभी क्षमता विकसित हुई नहीं थी। वो जैसे अपने जो जंगल वगैरह है, उनमें जंगल है या जो उसके आसपास में जो जानवर है,
थोड़े बड़े हो या छोटे हो, उन्हीं का शिकार कर करके अपने जो भरण पोषण है वो कर रहा था। शिकारी यानी कि खाद्य संग्राहक का काम कर रहा था, अभी उत्पादक नहीं बना था। यानी कि अभी केवल जो प्राकृतिक जो उसको खाद्य पदार्थ मिल रहे थे उन्हीं पर ही अपना जीवन आश्रित कर रहा था, यानी कि वो शिकारी जीवन जी रहा था। ये पूरा पाषाण काल की बात है। अब जैसे जैसे सभ्यता में विकास हुआ, मध्य पाषाण काल की तरफ आ रहा है, मनुष्य मध्य पाषाण काल की तरफ आ रहा है, यानी कि उसके सभ्यता में विकास हो रहा है, उसकी बुद्धि में वृद्धि हो रही है, यानी कि मानसिक क्षमता में वृद्धि हो रही है। अब वो पशुओं को पाल रहा है, जैसे अब उसको कभी कुत्ता दिखा होगा, उसने कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। कुत्ते को कभी थोड़ा सा मांस का टुकड़ा दे दिया होगा तो कुत्ता उसके पीछे पीछे हो लिया कि चलो मेरा मालिक मिल गया मुझे। ऐसे ही उसने फिर जैसे ऐसे पशु जो हिंसक प्रवृत्ति के ना हो उनको पालना शुरू किया शुरू में, यानी कि पशुपालन हो रहा है। इसके जो प्रथम साक्ष्य हैं वो हमें बागोर यानी कि राजस्थान से मिलते हैं। इसी के साथ में मानव युद्ध यानी कि आक्रमण, दोस्तों यानी कि मध्य पाषाण काल में हमें मानव युद्ध यानी कि आक्रमण के साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं कि कैसे वो अपने जो भी रिसोर्सेज थे उसको अपने पास में रखने के लिए कैसे आपस में युद्ध कर रहे हैं, या दूसरों के रिसोर्सेज छीनने के लिए कैसे एक दूसरे के साथ में युद्ध कर रहे हैं। जैसे इसकी जो प्रथम साक्ष्य नहीं है, ये साक्ष्य है कि जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो सराय नहार राय से मिला है, जो कि यूपी में पड़ता है। जैसे एक बार जो ये जगह बताइए बागोर और सराय नहार, वो हम वैसे मैप पे अभी देखते हुए चलेंगे। बाकी एक बार मध्य पाषाण काल का पता चलेगा। जो पूरा पाषाण काल था वो बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ कर रहा था, मानव शिकारी था, यानी कि अभी वो पशुपालन या कृषि से संबंधित ऐसी कोई गतिविधियां नहीं कर रहा था। जैसे जैसे बुद्धि का विकास हो रहा है, मनुष्य जो जंगलों में रह रहा था वो धीरे धीरे मैदानी इलाकों की तरफ आ रहा है, यानी कि वो अपनी जो गुफाएं हैं, जो जंगलों में गुफाएं वगैरह थी, वो सबको छोड़ के मैदानों की तरफ आ रहा है, नदी घाटियों की तरफ आ रहा है। नदी घाटियों और मैदानों की तरफ आ रहा है। इसी से ही हमें जो सभ्यताएं बाद में आने वाले टाइम पीरियड में जो सभ्यताएं विकसित होती हुई दिखेंगे वो इसी का परिणाम है। यानी कि एकदम से कोई भी चीज़, इतिहास में यही है कि कोई भी चीज़ एकदम से ना तो शुरू होती है और ना ही वो ख़त्म होती है। तो ये हम यहाँ तक हो चुके हैं कि मध्य पाषाण काल, जैसे पूरा पाषाण काल हो चुका है, मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ कर रहा था। छोटे छोटे पत्थर जो है उनको माइक्रोलिथ कहा जाता है, या फिर उसको शल्क उपकरण भी बोल दिया जाता है। इसी के साथ में हमें जो पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं वो बागोर से मिलते हैं। साथ में जो हमें युद्ध, जो मानव युद्ध है या मानव आक्रमण है, उसके जो साक्ष्य है वो यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश के सराय नहार राय से मिलते हैं। एक बार हम मध्य पाषाण काल के जो स्थान हैं उनके बारे में एक बार हम गौर कर लेते हैं कि जैसे जो बागोर है वो राजस्थान में पड़ता है। बागोर राजस्थान, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य याद कर लेना, क्वेश्चन बनता है। बागोर ये पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य है, यानी कि प्रथम जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं, वो हमें बागोर यानी कि राजस्थान से प्राप्त हुए। साथ में हमें इसी तरह हमें पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो हमें आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है, वहाँ से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा जो कोल्डी हवा है वहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिल रहे हैं। कोल्डी हवा जो है वो मध्य पाषाण काल का भी स्थान है, ये नव पाषाण काल का भी स्थान है। अभी जो आगे स्लाइड आएगी वो नव पाषाण काल की आएगी, उसमें भी हम देखते चलेंगे जैसे कृषि का जो विकास हो रहा है वो नव पाषाण काल की देन है। साथ में सराय नहार राय, यहाँ पर हमें जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि सराय नहार राय मानवीय आक्रमण यानी कि युद्ध के साक्ष्य मिल रहे हैं। इसी के बिल्कुल जस्ट पास में जुड़ा हुआ स्थान है महादा, ये भी यूपी में पड़ता है। यहाँ पर भी हमें युद्ध के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ में हमें पुरुष और स्त्री दोनों के दोहरा समाधान भी यहाँ से हमें प्राप्त होता है जब खुदाई की जाती है। नव पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। दोस्तों जो मानव इतिहास में जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड रहा, यानी कि एक सभ्यता में जो सबसे अधिक एकदम से जो रूपांतरण यानी कि परिवर्तन देखा गया वो नव पाषाण काल था। इसी टाइम पीरियड पे मनुष्य कृषि का आरंभ कर रहा है। नव पाषाण काल को क्रांति का काल भी कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि इसी टाइम पीरियड पे कृषि आरंभ हो रही है। कृषि आरंभ होने से ऐसा क्या हुआ है कि इसको हम क्रांति काल कह रहे हैं। दोस्तों एक बार इस बात पे ध्यान देना कि जैसे अगर कोई मनुष्य कृषि कर रहा है, मानव जहाँ पे कृषि कर रहा है,
वो कहाँ रहना पसंद करेगा? अपने जो आस-पास का जो उसने कृषि किया था वहाँ पे, या कृषि को छोड़कर दूसरी जगह पे? यानी कि वो भटकता रहेगा, नहीं। वो क्या करेगा? वो इधर ही आस-पास ही अपने मकान वगैरह यानी कि घर वगैरह, यानी कि स्थायी जीवन की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पे मनुष्य। अभी तक जो पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, अभी तक मनुष्य के पास में कोई खुद का ठिकाना नहीं था। वो एक जगह पे न रह के भटकता हुआ, यानी कि घुमंतु प्रवृत्ति का था। किंतु यहाँ पर नवपाषाण काल में आने के बाद में मनुष्य का जीवन स्थायी हो रहा है। साथ में जैसे गाँव वगैरह यानी कि कस्बा वगैरह, इनकी शुरुआत हो रही है। कैसे? जैसे यहाँ पर किसी ने अपना खेत में खेती शुरू कर दी और यहाँ पर उसका मकान है। धीरे-धीरे 2-4 मकान वगैरह और बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्या है, ये जो इलाका है ये उपजाऊ मैदान है। अब जो बाकी का बचा हुआ है यहाँ पर, जैसे ये जिसका ये मकान है, ये वाला बंदा खेती कर रहा है, यहाँ पर ये खेती कर रहा है। इस तरीके से यानी कि आस-पास में रहकर एक कॉलोनी टाइप की, यानी कि एक बस्ती वगैरह टाइप का, यानी कि एक गाँव टाइप की उसकी फॉर्मेशन हो रही है। यानी कि स्थायी जीवन जी रहे हैं, गाँव का विकास हो रहा है। यही टाइम पीरियड चल रहा है नवपाषाण काल। साथ में और क्या हुआ? साथ में धातु का प्रयोग पहली बार शुरू हो रहा है, और जो धातु थी, जो सबसे पहले धातु यूज़ की गई थी, वो धातु थी तांबा। यानी कि सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। अब जो ये तांबा धातु है, इसने मनुष्य के जीवन में क्या रोल अदा किया, इसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। जैसे मनुष्य ने जो कृषि आरंभ की, अब इसके पास में कोई औजार नहीं थे। जैसे अब ये शुरुआत में मान के चलो, जैसे ये अपने लकड़ी के कोई हल वगैरह बना के या पत्थर वगैरह के उससे काम करा, लेकिन अब उसके पास में तांबे यानी कि धातु का औजार आ गया। अब ये एग्रीकल्चर करने के लिए धातु के उपकरण बना रहा है। यानी कि जो खेत की जो जुताई है वो पहले की अपेक्षा अधिक गहराई तक हो रही है। अब जब अधिक गहराई तक होगी तो उपज में भी वृद्धि हो रही है। यानी कि अब उनके पास में जो जो मनुष्य है उसके पास में अनाज है, वो अधिक्य की स्थिति में हो गया। अधिक्य की स्थिति में होने के कारण अब वो इस जो उसके पास में जो एक्स्ट्रा अनाज है, वो इसको पड़ोस में गाँव में जाकर या थोड़ा दूर जाकर वो इसको बेच रहा है। हालाँकि इस टाइम पे जो बेचना है, यानी कि वो कोई पैसे या मुद्रा प्रणाली में नहीं हो रहा था। जो ये है वो सारा वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु मिलती है, इस प्रणाली के थ्रू हो रहा था। अभी तक मुद्रा का कोई चलन नहीं था। यानी कि जैसे अगर कोई किसान है, उसके पास में एग्रीकल्चर का यानी कि कृषि वगैरह का अधिक है, अनाज वगैरह ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, पड़ोस में गाँव में जाएगा, वहाँ पर जाकर उसको कोई जो लुहार वगैरह है या कोई कुम्हार है, जो घड़े वगैरह बनाते हैं या धातु वगैरह काम करते हैं, उनको बेच देगा। उनके पास से उपकरण ले आएगा, उन उपकरण से अपनी बाकी जो एग्रीकल्चर की जो गतिविधियाँ हैं उनको स्टार्ट करेगा, और मतलब कि उसमें थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो और उपज पैदा होगी। यानी कि इसी तरीके से जो विकास चल रहा है, यानी कि जो नवपाषाण काल है, ये एक परिवर्तन का दौर चल रहा है। उस टाइम पे जो मनुष्य थे उसका बिल्कुल परिवर्तन का दौर चल रहा है। इसीलिए नवपाषाण काल को एक क्रांति की भी संज्ञा दी जा रही है कि क्रांति का काल था। अभी इसमें देखते हैं जैसे कोल्डी हवा, जो हमने पिछले मध्य पाषाण काल के जो हमने स्लाइड देखी थी मैपिंग की, उसमें हमने कोल्डी हवा नामक एक जगह देखी थी। कोल्डी हवा जो यूपी में पड़ती है, कोल्डी हवा चावल के जो साक्ष्य मिले थे, यही यहाँ पर ही मैंने पिछले स्लाइड में भी, जैसे पिछले जब बता रहा था मध्य पाषाण काल, तब भी बताया था कि ये मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों से संबंधित है। क्योंकि क्या है ना, एकदम से कोई भी चीज़ बदलती नहीं है, कोई भी चीज़ शुरुआत नहीं होती, ट्रांजिशन पीरियड चलता है। तो यही ट्रांजिशन पीरियड के जो दौरान जो घटना घटी होगी, उसी का ये एक साक्ष्य है कोल्डी हवा। धान के जो साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहे हैं। साथ में हमें जैसे बुर्ज होम है, बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से हमें मानव के साथ कुत्ते को दफना रहे हैं। यानी कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिल रहे हैं। यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि मानव अपने साथ में अपना, यानी कि एक दोस्त के रूप में, यानी कि कुत्ते को, यानी कि एक जानवर को अपने साथ में रख रहा है। यानी कि वो उससे एक अटैचमेंट फील कर रहा है, इसीलिए मानव के साथ कुत्ते को दफनाना। ऐसे ही गुफकराल, गर्त निवास, यानी कि गड्ढों में मकान वगैरह बना के रहना, गर्त निवास, गुफकराल, ये भी कश्मीर में। ये दोनों याद कर लेना, काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। गुफकराल और बुर्ज होम, कोल्डी हवा से भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी धातु सबसे पहले प्रयोग की गई थी, वो धातु थी तांबा। ये भी देखा जाता है कि स्थायी ग्राम यानी कि गाँव, इसका निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कब हो रही थी, वो है नवपाषाण काल। साथ में मर्दबान, जो अभी मैंने बताया था कि जैसे बार्टर सिस्टम होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली की, अपना अनाज जाके दूसरे वहाँ से अपने जो अपने लिए ज़रूरत की चीज़ है वो लेके आ जाओ। जैसे मैंने बताया था कि जो कुम्हार वगैरह है वो घड़े वगैरह बनाता। हालांकि उस टाइम पे जो ये वर्ण व्यवस्था नहीं थी, मैं वैसे बता रहा हूँ कि आज के टाइम पीरियड को लेके कि कोई भी जैसे घड़े वगैरह बना रहा था, वो लेके आ रहा है, वो घड़े वहाँ से अपने खुद की दैनिक दिनचर्या यानी कि दैनिक जो कार्य है उनको पूरा करने के लिए। इसी के साथ में
जो नवपाषाण काल है। इसके कुछ एक हम स्थल वगैरह देखते हैं, जैसे बुर्ज होम। अभी मैंने बताया कि गर्तावास एवं मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य है वो बुर्ज होम यानी कि दोनों से प्राप्त हो रहा है। जैसे बुर्ज होम से हमें गर्तावास भी प्राप्त हो रहा है और मानव के साथ में कुत्ते दफनाए जाने का भी। कुफ कराल से हमें गर्तावास, क्योंकि क्या है ना, ये दोनों जो जगह है वो दोनों एक बिल्कुल आसपास ही है, तो इनका संक्रमण होना, इन जगह में कुछ चीज़ें यहाँ की वहाँ मिलना, वहाँ की यहाँ मिलना, ये नॉर्मल सी बात है। फिर एक हम राणा गुंडई नामक एक स्थान की देखते हैं, वो है पाकिस्तान में। साथ में हम मेहरगढ़ देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जगह है मेहरगढ़। पता नहीं कितनी बार इसके बारे में लगभग हर जो भी एजेंसी एग्ज़ाम करवाती है उसने क्वेश्चन पूछा है मेहरगढ़ कि कृषि के जो प्रथम साक्ष्य मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं। वो मिले हैं हमें मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। याद कर लेना कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। बुर्ज होम से हमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिल रहे हैं। कुफ कराल से हमें गर्तावास मिल रहा है। और एक ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए याद रख लेना, राणा गुंडई एक जगह है, पाकिस्तान में पड़ती है, नवपाषाण काल से संबंधित ये जगह है। इसी के साथ एक दो जगह ये लास्ट की मतलब यानी कि दक्षिण भारत की है, जिन पर भी एक बार थोड़ा सा गौर कर लिया जाए कि जैसे जो पीकली हल है और उतनूर है, नागार्जुन कोंडा है, मास्की है। जैसे मास्की ये हम वैसे पढ़ क्यों रहे हैं, ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जैसे मास्की हो गया, नागार्जुन कोंडा हो गया, ये हमें आने वाले टाइम पीरियड, आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें इनकी लोकेशन हमें देखनी पड़ेगी कि ये कहाँ है। कि जैसे हम जब अशोक के जब शिलालेख देखेंगे तो मास्की वगैरह के देखेंगे। फिर जैसे हम नागार्जुन कोंडा में जैसे अमरावती शैली वगैरह के बारे में यानी कि जो चित्र शैली है वहाँ देखेंगे तो नागार्जुन कोंडा का नाम वहाँ पर आएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये जगह कहाँ पे है। ये नवपाषाण काल की भी जगह है। जैसे मास्की कर्नाटक का इलाका, पीकली हल कर्नाटक का इलाका, उतनूर जो तेलंगाना का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और जैसे नागार्जुन कोंडा ये भी तेलंगाना का इलाका है। हालांकि अब तेलंगाना में ही पड़ते हैं दोनों, क्योंकि पहले ये दोनों एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे, अभी फिलहाल दोनों तेलंगाना में पड़ते हैं। इसी के साथ में जो हमारी पूरी जर्नी शुरू होती है, पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक ये हमारी खत्म होती है। अभी इसी को मैं एक 2 मिनट की एक फास्ट रिवीजन के तौर पे बता देता हूँ कि जो पुरापाषाण काल की जो शुरुआत हो रही है वो हमारी आरंभ से लेकर 12,000 या 10,000 ईसा पूर्व तक लिया जाता है। इस दौरान मनुष्य एक शिकारी जीवन जी रहा था, यानी कि वो प्राकृतिक संसाधनों पर ज़्यादा डिपेंडेंट था। साथ में जो उसके द्वारा जो उपकरण बनाए गए थे वो बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा बनाए गए थे, उनको करोड़ उपकरण भी बोला गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसके बारे में ध्यान दो कि करोड़ उपकरण बोला जाता था। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट फेज आता है वो है मध्यपाषाण काल। इसमें मनुष्य छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ कर रहा है। उन छोटे छोटे पत्थरों को माइक्रोलिथ या सल्क उपकरण कहा जा रहा है। साथ ही मध्यपाषाण काल में मनुष्य पशुपालन करने लग गया, जिसके प्रथम साक्ष्य हमें बागोर यानी कि राजस्थान का जो बागोर है वहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। इसी के साथ में हमें आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश का जो एरिया है वहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं पशुपालन के साक्ष्य। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है फिर नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को हमने क्रांति का काल कहा। क्रांति का काल क्यों कहा? क्योंकि कृषि का जो आरंभ हो रहा है वो नवपाषाण काल से हो रहा है। कृषि के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो हमें मेहरगढ़ से मिल रहे हैं। साथ में जो चावल के जो साक्ष्य हैं, धान के जो साक्ष्य हैं वो हमें कोल्डी हवा से मिल रहे हैं। कोल्डी हवा यूपी का जो यूपी में पड़ता है और मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है। इसी के अलावा स्थायी जीवन के साथ में मर्दभांड निर्माण, धातु का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो कृषि उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। कृषि आधिक्य की स्थिति में जो मनुष्य है वो व्यापार को प्राथमिकता देने लग रहा है। इसी के साथ में अब जो हमारी अगली स्लाइड है वो है आहार संस्कृति। जो अभी तक हमने जर्नी देखी है कि किस प्रकार जो आदि मानव यानी कि जो सबसे स्टार्टिंग में जो मानव था वहाँ से जो शुरुआत होकर जो होमोसेपियंस तक की जो यात्रा कर रहा है, तो उसके दौरान जो सभ्यता की विकास हो रहा है उसी का अंतिम जो विकास है वो हमें आहार संस्कृति, अंतिम बोले तो बिल्कुल अंतिम नहीं, यानी कि जो उनका जो नेक्स्ट जो चरण है वो हमें संस्कृति के रूप में, जैसे काफ़ी संस्कृतियाँ विकसित हुई, जैसे आहार संस्कृति हो गई। इसके अलावा जोरवे मालवा संस्कृति, यानी कि अब इस टाइम पे ये यानी कि हम इनको संस्कृति क्यों बोल रहे हैं, यानी कि मनुष्य अपने जो मानसिक क्षमता है उससे नए नए निर्माण कार्य कर रहा है। यानी कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में यानी कि अपनी जो कौशल शैली है उसमें वृद्धि करते हुए उन नई नई चीज़ों का वो आविष्कार कर रहा है। जैसे आहार बालाथल गिलोंद, ये आहार संस्कृति के तहत
कुछ एक स्थान है कि कहाँ पर ये जो संस्कृति है, आहार संस्कृति, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक फली-फूली थी। तो उसमें आहार आ जाता है, बालाथल आ जाता है, गिलोंद आ जाता है। इसको ताम्रवर्ती कहा गया। ताम्रवर्ती यानी कि जो इस टाइम पीरियड पे है, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो धातु का यूज़ किया गया वो थी तांबा, इसीलिए इसको ताम्रवर्ती कहा जाता है। पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। पकी हुई यानी कि मनुष्य, अब मनुष्य इतना अपने सभ्यता का इतना विकास कर चुका है कि वो जो अपने रहने के लिए जो उस टाइम पे वो कच्चे कच्चे मकान बना रहा था। कच्चे मकान यानी कि उसने जो गारे वगैरह से बना के जो दीवारें वगैरह बनाई थी या पत्थरों से जो दीवारें चिनी थी, अब उनकी जगह जो ईंटें थी वो भी पकी हुई ईंटें, यानी कि उसको आग में जला के पकी हुई ईंटों का प्रयोग कर रहा है। यानी कि ये मनुष्य की बढ़ती हुई संस्कृति, यानी कि उसके जो संस्कृति के जो विकास है उसके चरण को दर्शाता है कि अब मनुष्य पकी हुई ईंटों का प्रयोग कर रहा है। साथ में जैसे मालवा संस्कृति में देखेंगे, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि नवपाषाण काल में मर्दभांड का निर्माण शुरू हो चुका था। अब इस टाइम पीरियड पे क्या होगा, जो मर्दभांड है उनमें भी अब वैरायटी आएंगी कि जैसे कुछ चमकदार मर्दभांड बनेंगे, कुछ लाल रंग के बनेंगे, कुछ नीले रंग के बन रहे हैं, कुछ भूरे रंग के बन रहे हैं, कुछ पॉलिशदार मर्दभांड बन रहे हैं, इस टाइप के। यानी कि अब मनुष्य नए-नए आविष्कार कर रहा है आहार संस्कृति। साथ में मालवा संस्कृति, अभी मैंने बताया कि मर्दभांड वगैरह। मालवा उत्कृष्ट मर्दभांडों के लिए प्रसिद्ध है। मालवा का जो विस्तार है वो है कायथा, एरन, नावरटोली। अनाज के साक्ष्य प्राप्त हुए। हाँ, जब ये जो हम स्लाइड देखेंगे कि ये कहाँ पर है, तब हम देखते हुए चलेंगे कि क्यों यहाँ से अनाज के साक्ष्य मिल रहे हैं। मालवा संस्कृति। जोरवे संस्कृति, जो महाराष्ट्र का जो इलाका है उधर जोरवे संस्कृति का विकास हुआ। जोरवे संस्कृति के तहत जैसे नेवासा, इनाम गाँव, दैमाबाद और जोरवे। जो मैंने नेवासा जो पूरा पाषाण काल के टाइम पीरियड में बताया था कि नेवासा एक जगह है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। वो यही नेवासा है कि नेवासा जोरवे संस्कृति का भी एक स्थल रहा है। साथ में इनाम गाँव और दैमाबाद है। जो दैमाबाद है वहाँ से हमें गैंडा, हाथी, भैंसा आदि मतलब कि इस टाइप की हमें मूर्तियाँ वगैरह मिल रही है। साथ में रथ चलाते हुए मनुष्य की मूर्ति मिल रही है। इससे हमें पता चल रहा है कि यानी कि जो मनुष्य की जो मनुष्य के अंदर जो आर्ट है उसका विकास हो रहा है। कला, जो उसकी कला है वो अब आगे विकास के चरण में बढ़ रही है। जैसे जोरवे संस्कृति में एक चीज़ और देखी जाती है कि जो व्यक्ति थे जो मर जाते थे, मर जाने के बाद में जब उनको दफनाते थे तो उनके जो पैर का जो निचला हिस्सा है उनको काट लिया जाता था। उनका ये विश्वास था कि कहीं ये मरने के बाद में भूत वगैरह ना बन जाए। यानी कि उस टाइम पे भी जो भूत प्रेत वगैरह थे, इस टाइप की जो मान्यताएं हैं वो मनुष्य के दिमाग में पैदा होनी शुरू हो रही है। यानी कि अंधविश्वास अब मानव के मस्तिष्क में उपज हो रही है। एक बार हम थोड़ा ये इनकी जगह देख लेते हैं कि जो मैपिंग वगैरह है कि जो गणेश्वर है, गणेश्वर जो अभी हम आहार संस्कृति पढ़ के आए थे उसी के तहत गणेश्वर, गिलोंद, आहार, बालाथल, ये सारा का जो इलाका है ये सारा राजस्थान के आसपास का इलाका है। फिर उसके अलावा जो हमने मालवा संस्कृति देखी थी, मालवा के अंदर कायथा देखा था, नावरटोली वगैरह देखा था, ये सारा हमारा मालवा संस्कृति के तहत आएगा। फिर जो हमने जोरवे संस्कृति देखी थी, जोरवे, दैमाबाद, जैसे दैमाबाद हो गया, इनाम गाँव हो गया, फिर नेवासा हो गया, ये सब कुछ महाराष्ट्र के तहत देखेंगे दोस्तों। इसी के साथ में हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है। कुछ एक क्वेश्चंस हैं, जैसे एक बार देख सकते हो कि जैसे रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे इस टाइप का। जैसे उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है। दोस्तों इसी के साथ में हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। इस लेक्चर के साथ में इस लेक्चर के दौरान हमने जो चीज़ें पढ़ी है, एक बार अगर बाई चांस लगे कि थोड़ा फास्ट था, हल्का कम समझाया या कुछ, तो एक बार दोबारा देख लेना। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि जितना हो उसके सिंपल शब्द में और एक कहानी के तौर पे समझा दिया जाए कि कैसे मनुष्य का विकास हो रहा है। अभी भी अगर हम देख लें तो मनुष्य का विकास अभी भी जारी है। अगर हम अपने जो पूर्वज यानी कि जैसे हम अगर अपने माता पिता को ही देखें, अगर उनके बारे में देखते हुए चले कि वो बिल्कुल ही जैसे इस टाइप से थे कि उनको मोबाइल वगैरह भी सही से नहीं चलाना आता था या कुछ भी ऐसा जो आज के दिन जो हम टेक्नोलॉजी में जो हम कर पाते हैं वो हमारे शायद माता पिता नहीं कर पाते होंगे। तो
तो ये चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे कि संस्कृति का जो विकास है, जो सभ्यता का विकास है, यानी कि जो मनुष्य की जो बौद्धिक क्षमता का विकास है, वो निरंतर जारी रहता है। इसी को ही ध्यान में रखते हुए एक बार इमेजिन करके जो चीज़ें बताई है, उनको एक बार ध्यान से देखना कि जो चीज़ें जो विकास जैसे चला होगा, जिस जैसे सभ्यता का विकास चला होगा, वो किस हिसाब से चला है। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। जो चैप्टर हमने अभी पढ़ लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं अभी दे रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर इसके अटेम्प्ट करना। बाकी जो अभी जो लेक्चर हुआ है, इसकी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद में एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और क्वेश्चन के जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। अगर जिसके भी क्वेश्चन सारे के सारे अगर ठीक हुए तो मैं उसको हार्ट कर दूंगा और उसको पिन कर दूंगा। एक बार मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स एक बार स्लाइड दिखा देता हूँ, आप पॉज कर करके अपनी स्क्रीन को एक बार क्वेश्चंस देख सकते हो। मैं थोड़ा फास्ट ही करूँगा क्योंकि लेंथ इसकी वीडियो की ज़्यादा खींचनी नहीं चाहिए। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे इस टाइप के, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, इसी टाइप के लगभग क्वेश्चन मैंने लगभग जितने अभी तक आए हैं। और मेनली जो क्वेश्चन उठाए हैं वो जैसे पीसीएस वगैरह के उठाए हैं, और जो आईएएस जो यूपीएससी में आए हुए हैं उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो उठाने की कोशिश की है। एसएससी सीजीएल वगैरह जो ये क्वेश्चन एसएससी में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके क्वेश्चन मैंने इस स्लाइड में नहीं लिए, जो आने वाली स्लाइड से उनमें मैंने डाल दिए हैं कि एसएससी के क्वेश्चन भी रहे, क्योंकि इससे एसएससी में इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हैं, और जो आए हैं वो लगभग इन्हीं में से आए हैं। तो यानी कि रिपीटेशन हो रहा था क्वेश्चन का, इस वजह से मैंने इसकी बजाय वो आगे स्लाइड में डाल दिए हैं, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहने वाला है उसमें। तो एक बार ये वाली देख लेना, फिर ये वाली स्लाइड है, इस वाले क्वेश्चन देख लेना, एक बार पॉज कर लो, इन क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करना, कमेंट बॉक्स में डालना, साथ में ये वाले क्वेश्चन। इसमें एक दो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा मतलब कि इस हिसाब से भी डाले हैं कि जो मैंने पढ़ाए नहीं, उसका मैं रीज़न जो है वो अगली नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि मैंने ऐसे क्वेश्चन क्यों डाले कि जो मैंने पढ़ाए नहीं और फिर भी मैंने वो क्वेश्चन डाले। तो दोस्तों तब तक के लिए अलविदा, राम राम दोस्तों, धन्यवाद।